जय हिंद दोस्तों हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज के सेशन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। यस, एसपी का चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि टॉपिक का नाम आपको दिख रहा रहेगा सामने कि हम लोग को क्या पढ़ने वाले, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी का फॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर में हमने देखा था कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना, कंपनी का क्या प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसीजर था जो कि प्रमोटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, राइट, वो सब देखे थे हम लोग ने। पर अभी कंपनी बनेगी कब? कंपनी बनेगी जब हम डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात होने वाली है। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है ना। जो मेन डॉक्यूमेंट है बच्चा लोग, जो मेन डॉक्यूमेंट है ना, उस ही के बारे में हम लोग यहां बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको ये ग्रीन सेक्शन के अंदर दिख रहा रहेगा, देखो यहाँ पे तीन मेन चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तीन मेन चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट देखो दिख रहा है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग ने एमओए भी बोलते हैं ऑब्वियसली इसको। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ। सेकंड डॉक्यूमेंट हुआ एओए, एमओए लिखूं मैं इसको, ठीक है ना। मैंने बताया था महुआ और अहुआ, ठीक है ना। एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस है। बस यही तीन चीज के बारे में, इसी में मेन चीज है। ये मेन दो टॉपिक है ना, ये दो मेन दो टॉपिक, इसी को विस्तार में पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है। आओ आराम से पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं बच्चा, इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पे सिंपल सा लिखा है कि कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर को दो मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। विचार दे एमओए, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी नेक्स्ट लाइन ऐसे को लिखा हुआ है, अ पब्लिक कंपनी इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक must issue prospectus to invite the public to buy its shares, डिबेंचर एक्सेट्रा। अगर बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी है, अगर वो पब्लिक से कैपिटल एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? इनविटेशन टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस मतलब देखो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्ट वाला पार्ट है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर मैं, राइट। प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन, एवरीवन बच्चा, प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन टू पब्लिक। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वैसे ही बता रहा हूं फिर से। जैसे हम लोगों को कोई इनवाइट करता है, राइट, आप लोगों को भी ऑब्वियसली शादियों का दिस थिंग, वेडिंग का दिस थिंग, फंक्शन का, किसी का भी इनवाइट आता है तो ही आप जाते हो, राइट, इनवाइट करने पर ही जाते हो। वैसे ही बोल रहा है कि यहाँ पे कंपनी में भी पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। टू इन्वेस्ट, क्यों? अच्छा, इन्वाइट क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्ट करने के लिए, खाली वो बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो है अपना एमओए, ठीक है ना। एमओए के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए हुए, ठीक है ना, यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए, कोई भी हमको दो में से कोई भी एक डेफिनेशन हमको करना है। फिलहाल हम लोग आजकल दोनों डेफिनेशन एक बार रीड कर लेंगे ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेट कर लेना, ठीक है ना। मैं दोनों बता दूंगा आपको। चलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा है? वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ व्हाट? प्राइमरी डॉक्यूमेंट बच्चा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। एज ही स्टेट द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। अच्छा, एमओए का मतलब क्या है? अभी एमओए कब से तो कर रहा हूं मैं। एमओए का बेसिक मतलब क्या बोल सकते हैं? एमओए का बेसिक मतलब हुआ कि भाई नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। एवरीवन क्लियर है बच्चा लोग? नेचर एंड ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो बारे बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अभी डेफिनेशन जो दिया है यहाँ पे, वो दो डेफिनेशन दिया हुआ है। दोनों डेफिनेशन एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, डिफाइंड मेमोरेंडम हैज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर का मतलब है चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब क्या? एमओए जो एक बार बन गया, ठीक है ना, एमओए जो एक बार बन गया तो उसको टाइम टू टाइम हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चेंज मतलब सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं समझो फॉर एग्जांपल मैं मार्कर बना रहा हूं, ठीक है ना, मार्कर बनाने की मेरी कंपनी है, तो मार्कर के साथ साथ में मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे ही मैंने लिख दिया कि मैं मार्कर का प्रोडक्शन करता हूं,
राइट। उसके बाद में मैंने क्या लिखा, मार्कर के मैंने अपने एमओए को क्लॉज को मैंने अल्टर किया, चेंज किया, बाद में चेंज किया कि मैंने मार्कर के साथ साथ मैंने अपना व्हाइट बोर्ड भी बनाना चालू कर दिया, ठीक है ना, डस्टर बनाना चालू कर दिया, जो भी स्टेशनरी आइटम है वो सब बनाना चालू कर दिया। तो मैंने क्या किया, अल्टर किया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब और डेफिनेशन ऑफ एमओए, ये क्या बोल रहा है, ये जो है लीगल डेफिनेशन है, इतना ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली ये याद रखना कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन मायने रखता है। एक डेफिनेशन हुआ, राइट, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड डेफिनेशन भी है हमारे पास, जो कि लॉर्ड कैरेंस ने दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑथर का नाम है। इसने क्या बोला हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए ऑफ अ कंपनी इज इट्स कार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, कार्टर मतलब वो कार्टर बोलो या चार्टर बोलो, वॉटेवर, कंपनी में जो कंपनी काम कर रही है, एमओए से एक आम इंसान को मालूम पड़ता है कि सामने वाले को मालूम पड़ता है कि भाई ये कंपनी क्या काम करती है। समझ में आ रहा है, एमओए का अगर किसी को समझो किसी के कंपनी के बारे में जानना है तो उसका खाली एमओए पढ़ लो, तो एमओए से मालूम पड़ जाएगा कि चिट्टा बिट्टा क्या है। समझ में आ रहा है कि कंपनी क्या क्या काम कर रही, कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। चलो बढ़िया, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज पर दिस डेफिनेशन मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द व्हाट कंपनी एंड इट्स राइट और प्रिविलेज। इट स्टेट्स द पावर ऑफ द कंपनी, दैट इज what it can do and what it cannot do। obviously क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप कि दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अपने यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स खाली एक एक लाइन के दिए हुए यहाँ पे, राइट, बहुत सिंपल दिए हुए। फीचर्स मतलब खासियत ऑफ एमओए, ठीक है ना। अब खासियत की बात कर रहा हूं जब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा ध्यान देना, राइट, यहाँ पे बड़ा ध्यान देना थोड़ा सा इसको मैं, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ एमओए की बात कर रहा हूं। इट इज अ व्हाट प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मैंने बता दिया पहले ही, पहले क्या है बच्चा, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, एम्स और ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एवरीवन। देन वी हैव इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन, दिखा रहा है किसके बीच में, कंपनी एंड आउटसाइडर, दैट इज द शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इनके बीच में डिस्टिंक्ट रिलेशन क्या है वो बता रहा है। देन उसके बाद में क्या बता रहा है, who can make out of the MOA memorandum whether a company is permitted to under, मतलब क्या, ये जितने भी लोग हैं, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन लोगों को, कंपनी के लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमओए पढ़ लिया, जान लिया, पहचान लिया कि भाई कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। सिंपल है। सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर बोल रहा है कि एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर, हर एक कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा एमओए, कभी कौन से टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बर्थ, ठीक है ना। एंड सबमिट करना पड़ेगा कहां पे आरओसी के पास में। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है ना। बाद में थर्ड वाला फीचर ये हो गया। फोर्थ फीचर की बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल आपको पता ही है कि कितने लोग कितने रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर, अगर अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग रिक्वायर्ड है, 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एमओए के अपने साइन करने के लिए। प्रमोटर्स और साइन करना पड़ेगा मिनिमम बाय 7 पीपल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन ऑब्वियसली इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। समझ में आ रहा है। हर एक सब्सक्राइबर को अपना क्या करना पड़ेगा, मस्ट राइट अगेंस्ट इज नेम नंबर ऑफ शेयर, जो उसने शेयर लिया है, जो उसने नंबर ऑफ शेयर लिया है, जो परचेस किया है, वो सब कुछ एक जगह एक डिस्क्रिप्शन में लिख के उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉज, जो मैं क्लॉज के बारे में बता रहा था ना, जो क्लॉज मतलब ये सब रूल्स है, मतलब इसके अंदर सेक्शंस के अंदर आते हैं, एमओए के अंदर ये सब क्लॉजेस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब ये क्लॉजेस के ऊपर ही पूरा गेम है, समझना बराबर। अभी क्लॉज 6 क्लॉज है यहाँ पे, देयर आर 6 क्लॉज ऑफ एमओए, ठीक है ना। कौन से क्लॉज है, लेट्स रीड क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट आ रहा है बच्चा लोग नेम क्लॉज, वो क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले नेम क्लॉज आ रहा है। देन वी हैव एड्रेस क्लॉज, देन वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल, एसोसिएशन। नेम क्लॉज मतलब नाम के बारे में कुछ करना है, ठीक है ना। देन बाद में एड्रेस मतलब कंपनी के एड्रेस के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है ना, कि एड्रेस किधर है, क्या है, XY से जो भी है। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है, क्या पर्पस है, राइट। देन बाद में लायबिलिटी, कंपनी कितनी लायबिलिटी ले सकती है एंड ऑल, उसके बारे में बात करेंगे। देन बाद में कैपिटल, कंपनी कितना कैपिटल लेके आई है या कैपिटल ले सकती है, रेज कर सकती है, वो सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट मतलब बताया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यानी कि कंपनी में कितने लोग मेंबर बन सकते हैं एंड ऑल।
ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने बता दिया, अभी एक एक करके हम इसको समझते हैं, ठीक है ना, आगे एक एक करके समझेंगे हम लोग इसको। फिलहाल के लिए 6th वाला पॉइंट, 6th फीचर, हैज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट इजी टू अल्टर द क्लॉज, नॉट इजी अल्टर द क्लॉज, द एक्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजन। अच्छा, अल्टर करना इजी नहीं है, जो कि 6 के 6 हमने पढ़े हैं वो अल्टर करना इजी नहीं है, बट उसको टाइम टू टाइम हम लोग अल्टर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर, बाय फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर। एवरीवन क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इट कैन नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में, ठीक है ना, एमओए के अंदर ऐसी कोई भी बातें लिखी नहीं होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ है। समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट में जिस चीज की मनाही है उस चीज के बारे में एमओए में बात करनी ही करनी नहीं है। क्लियर है? इट्स क्लियर। चलो, अगर कोई कंपनी एमओए के बियॉन्ड, एमओए में जो लिखा है समझ में आ रहा है, और उसके बियॉन्ड जाके काम कर रही है, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मैं मार्कर बनाता हूं, ठीक है ना, मार्कर्स बनाता हूं मैं करके, मार्कर्स बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाता हूं, व्हाइट बोर्ड मार्कर का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया और मैं बना रहा हूं, मार्कर नहीं बना रहा हूं, मैं डस्टर बना रहा हूं, मैं अपना व्हाइट बोर्ड बना रहा हूं, मैं कुछ और तीसरा ही भलता ही बना रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वाले एक्ट को बोलेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या बोलेंगे? देखो, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच गोज बियॉन्ड, मतलब आगे, जिसमें लिखा, एमओए में लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी कर रहे हो काम। समझ में आ रहा है? तो वो चीज को बोलेंगे अल्ट्रा वायरस, दैट इट विल बी इनवैलिड। वो वाला एक्ट जो हो जाएगा इनवैलिड होगा। आई होप कि समझ में बच्चा लोग आ रहा रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वी हैव दोस्तों, नेक्स्ट वी हैव 9th पॉइंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसको जो है सस्पेक्ट कर सकता है, जो भी इसको जो इंस्पेक्ट वगैरह कर सकता है, आके देख सकता है, पढ़ सकता है। एनीवन एंड एनी डॉक्यूमेंट एंड one who wants to enter into contract with the company is supposed to have knowledge about the content of the companies का एमओए। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, जिसको कंपनी से टाई अप करना है या कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एमओए का जो भी सब कुछ पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, XYZ, ठीक है ना। इन शॉर्ट एमओए का डॉक्यूमेंट पढ़ना है। क्लियर है एवरीवन? चलो, एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया है द फॉर्मेट ऑफ द टेबल ABCDE फॉर प्रिपेयरिंग एमओए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, उसको टेबल के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, टेबल A, टेबल B, टेबल C एंड D। क्लियर है? ठीक है, आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल A में क्या कौन सी कंपनी होगी, टेबल B में कौन सी होगी, टेबल C में कौन सी होगी। सो खाली एक बार ओवरव्यू, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ये कहीं एक्स्ट्रा किसी से पूछेंगे नहीं है, ठीक है ना, खाली एक्स्ट्रा नॉलेज के रखा हुआ है आपको। चलो उसके बाद में, ठीक है ना, अगर मैं वो 6 क्लॉज की बात कर रहा हूँ, राइट, 6 क्लॉज की बात कर रहा हूँ, तो वो 6 क्लॉज आपके सामने, देयर आर 6 क्लॉजेस, 6 रूल्स, ठीक है ना, उसके बारे में आपके सामने एक चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। उसको हमको समझना है, एक एक करके समझना है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग ये एमओए वाला पूरा सेक्शन वाला समझ लेंगे आज, ठीक है ना। चलो आराम से जाते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, सब लोग मेरे साथ में हो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ रहा है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है समझना बराबर। जब भी यहां पे लिखा हुआ है दिस क्लॉज मेंशन द कंपनी का नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, कि कंपनी, और जो कंपनी का नाम जो रहेगा, हैज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट हैज टू विच इट्स हैव इट्स ओन नेम टू एस्टैब्लिश फॉर डिफरेंट। मतलब क्या, कंपनी का नेम क्लॉज में बता रहा है कि भाई कंपनी का अलग नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे अभी मेरा नाम AK सर, तो भाई मैंने अपना नाम, ऑब्वियसली AK सर तो हम लोग AK लिमिटेड नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट सिमिलर नाम जो ऑलरेडी कंपनी का नाम बना हुआ है वो सब नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी कंपनी बन चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी कंपनी का नाम रखना है रिलायंस, नहीं रख सकता, ऑलरेडी वो क्या है, रजिस्टर हो चुकी है। टाटा ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है वो सब नाम रखना नहीं है। फर्स्ट चीज मुझे ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। द प्रमोटर चूज अ नेम फॉर द कंपनी, कंपनी का नाम सबसे पहले प्रमोटर, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जो फर्स्ट जो होता है बंदा, वो प्रमोटर ही होता है, फर्स्ट डायरेक्टर, इफ यू रिमेंबर 3rd चैप्टर, ठीक है ना, फर्स्ट डायरेक्टर होता है प्रमोटर, वही सिलेक्ट करता है कंपनी का नाम, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स दिमाग में रखने नाम को सिलेक्ट करते समय, आओ समझते हैं हम लोग। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन व्हाइल चूजिंग द नेम। फर्स्ट लिखा हुआ है द नेम शुड नॉट, अभी इसमें कंडीशंस है, ये बड़ा समझना,
मैं जो बताया ना आपको वही पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है। जो भी नाम हम सिलेक्ट करेंगे शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। जो ऑलरेडी मौजूदा कंपनी है उसका फिर से हम लोग नाम, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, ठीक है ना। अभी AK सर है तो ठीक है, AK सर का और भी बंदे होंगे, ठीक है ना, बट AK सर के अभी नाम, अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो ऑलरेडी, तो फिर वो नाम फिर से मैं ले सकता नहीं हूं। रिलायंस का नाम मैं फिर से ले सकता नहीं हूं, टाटा का नाम मैं फिर से ले सकता नहीं हूं, अपने कंपनी के यूज के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सेकेंड नाम क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट खत्म। The name should not contain any words which will constitute offense. Yes, ऐसा कोई भी word या ऐसा कोई भी चीज जो यूज करने, जो मतलब ना करने, ऑफेंस मतलब क्या, गलती, समझ में आ रहा है, जो लॉ में परमिट नहीं होता, समझ में आ रहा है। कुछ गलत नाम को बोल दिया या कुछ थोड़ा सा अजीब सा नाम बोल दिया, कुछ अजीब सा भलता सा नाम रख दिया, ऐसा नाम भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। द नेम और वर्ड्स इन द नेम शेल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन, कोई भी पीपल के सेक्शन, मतलब कोई भी कास्ट, धर्म हो गया, ठीक है ना, जाति वाति, जाति भाव, ये सब को, कोई भी चीज को जो है वो हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नाम रखना नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, या कोई भी मैं पॉलिटिकल नाम भी रख सकता नहीं हूं, जैसे बीजेपी लिमिटेड, बीजेपी पार्टी लिमिटेड, नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह है, तो ये सब में नाम अलाउड नहीं होगा। द नेम शेल नॉट वायलेट प्रोविजन ऑफ, देखो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्ट, समझ में आ रहा है। एम्बलम जो अपने देश का है, जो नाम है, उसको भी अपन लोग अपने नाम से रिलेट कर सकते नहीं है। द नेम शेल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसका किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा उससे भी अपन लोग जो है नाम रजिस्टर्ड अपन लोग जो है सेम नाम रख सकते नहीं है। The name should not have any word that gives an impression that company is connected with or has support. सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ कोई जुड़ा होना, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई जुड़ा होना, या लोकल अथॉरिटी के साथ कोई जुड़ा होना, ऐसे कोई कंपनी का जुड़ा होना, अगर कोई नाम रख रहे हो तो वैसा नाम भी अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर्स और गारंटी, द लास्ट वर्ड, ऑब्वियसली नाम के आगे क्या आ जाएगा बच्चा, लिमिटेड वर्ड आएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है ना। चलो, प्राइवेट लिमिटेड का बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, पता ही आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो नाम के आगे क्या लिखा आएगा, पीवीटी, ठीक है ना, इंडिया पीवीटी लिमिटेड। अगर 1% कंपनी है तो ऑब्वियसली इसमें पीवीटी लिमिटेड होगा, बट ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा ओपीसी, ठीक है। चलो, कंपनी को, कंपनीज एक्ट के हिसाब से एवरी कंपनी शेल पेंट और अफिक्स इज नेम एंड एड्रेस, कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर, ठीक है ना। जैसे हमारे सबके घर के बाहर अपना नेम प्लेट होता है, ठीक है ना, नेम प्लेट जिसके नाम का घर होगा ऑब्वियसली, तो हमें पता होगा भाई ये पर्टिकुलर पर्सन का घर है। वैसे ही कंपनी के बाहर आपको पूरा एकदम मस्त बोल्ड में एकदम मस्त चकाचक लिखना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी का क्या है, नाम, पता है, एड्रेस है। क्लियर है एवरीवन। अब नाम को ऑल्टर करना है हमको, समझना बराबर, ठीक है ना। नाम को ऑल्टर कौन से केस में हो सकता है वो देखना। यहां लिखा हुआ है अ कंपनी में चेंज नेम ऑन इट्स ओन, ठीक है ना, अपने आप भी चेंज कर सकती है जब इसको चेंज करना रहेगा तो। देन बाद में लिखा हुआ है ऑन इट कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी आ रही है तो चेंज कर सकती है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारा जो नाम है वो किसी पुरानी कंपनी से मिल जुल रहा है, या ट्रेडमार्क से किसी से मिल जुल रहा है, या कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और नेम क्लॉज जो है, नेम जो है चेंज करने के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मीटिंग बुला के, कहां पे, जनरल मीटिंग ऑफ द व्हाट, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और तब जाके नेम चेंज हो सकता है। नेम चेंज करना ऐसे हवाबाजी नहीं कि आज नाम कुछ और रख दिया, कल कुछ और रख दिया, परसों कुछ और रख दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। अच्छा, स्पेशल रिजोल्यूशन का मैंने मतलब पहले बताया था, फिर भी बता दूं मैं, जहां पे 75% ऑफ द परमिशन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब शेयर होल्डर में मीटिंग होती है, शेयर कंपनी में मीटिंग होती है, जहां पे शेयर होल्डर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 75% तक की अनुमति आ गई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग प्रेजेंट है, या 10 लोग, एग्जाम्पल लो, चलो 10 लोग प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, और मुद्दा रखा कि भाई हम लोग कंपनी का नाम चेंज करने जा रहे हैं, राइट एवरीवन। तो 10 में से 8 लोगों ने क्या किया, 8 लोग, 7.5 तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, 8 लोगों ने क्या किया, हाँ बोला कि हाँ हम लोगों को मंजूर है, तो क्या हो गया भाई, 75% से ज्यादा हो गया, तो वो मुद्दे को, वो टॉपिक को यस कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है एड्रेस क्लॉज की बात करेंगे, एड्रेस क्लॉज, ठीक है ना। एड्रेस क्लॉज की बात करेंगे,
नेक्स्ट क्या बता रहे, एड्रेस क्लॉज बताइए आपको कि एड्रेस को कंपनी का एक नाम पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, जो एड्रेस जो है कंपनी को, कंपनी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर रख देना चाहिए। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है, द क्लॉज स्टेट दैट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी विल बी लोकेटेड, एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन आज हुआ सपोज करो, ठीक है ना, तो आज से लेके 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को कंपनी का एक क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। रजिस्टर ऑफिस इज मस्ट क्यों? क्योंकि लोकेशन मालूम पड़ेगा कंपनी का, ठीक है ना, लोकेशन मालूम पड़ेगा, प्लस साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, नोटिस सेंड कर सकते हैं कंपनी के नाम पे। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है ना। देन बाद में क्या लिखा हुआ है, जहां पे इट इज अ प्लेस वेयर ऑल दी, जहां पे कंपनी के बुक्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, ठीक है ना, जहां पे, और क्या लिखा हुआ है, द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट द ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, मतलब लीगल ऑफ द कोर्ट वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर। समझ में आ रहा है? जुडिक्शन मतलब इलाका बोल सकते हैं ना, जुडिक्शन लीगल जोन बोल सकते हैं, लीगल जोन या लीगल एरिया, ठीक है ना, वो उतने एरिया में आ जाएगा अपना, ठीक है ना, कौन से जुडिक्शन में आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारी मूवी में दिखाया रहेगा कि हम लोग जो कोई केस होता है रजिस्टर करने जाते हैं पुलिस वाले के पास में, तो पुलिस वाला बोलता है कि हमारे जुडिक्शन में नहीं आता, हमारे एरिया में नहीं आता ये। समझ में आ रहा है? अगर कोई पर्टिकुलर एरिया का केस है तो पर्टिकुलर एरिया के केस में जाके आपको पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। चलो, अल्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड्रेस क्लॉज को लेट्स सी। अल्ट्रेशन करने के लिए हमको करना पड़ेगा, अगर, अब ये बड़ा समझना, अल्ट्रेशन कुछ कंडीशन से ही हो पाएगा, जैसे कि अ कंपनी में चेंज रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम, अगर one place to another place within the same country, same city or town, in this case no alteration is made। अगर सेम सिटी में ही चेंज हो रहा है, सपोज करो कि मुंबई से ही जो है बेसिकली नॉर्मल सिटीज में ही चेंज हो रहा है, मुंबई टू अपना स्टेट में ही चेंज हो रहा है, मुंबई टू गुजरात जा रहा है, तो उसको क्या करना, अल्टर करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बट वन टाउन और सिटी और अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। समझ में आ रहा है? वन टाउन और सिटी टू अनदर स्टेट, वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे सेम स्टेट में, तो ये केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को रजिस्टर ऑफिस चेंज करना नहीं है, राइट। देन इन बोथ दिस केसेस, बी एंड सी में, दोनों केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है ना, टू अल्टर व्हाट, एड्रेस क्लॉज इन द अबाउ केस, एंड अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, रीजनल डायरेक्टर का, ठीक है ना, वहां का जो भी रीजन रहेगा उसका डायरेक्टर का क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई होप की समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्या, कंपनी का काम, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है, दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज। बच्चा इसको अंडरलाइन कर लेना, क्या काम करने वाली कंपनी, क्या क्या काम करती है कंपनी, राइट, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज का एक सेक्शन होगा, उसमें सब कुछ काम वाम सब कुछ लिखा होगा। समझ में आ रहा है? दिस क्लॉज स्टेट इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब। सिंपल रखना है कि ये क्लॉज के अंदर मेन ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल। ठीक है ना, जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या कोई भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आज आपकी समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो कंपनी काम कर रही है वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बंदूकें बेच रहे। समझ में आ रहा है? देखिए ना, तो कोई इलीगल एक्टिविटी या ऐसी कोई एक्टिविटी जो हार्म हो रही है देश के लिए या लोगों को हार्म कर रही है, विच विल बी नॉट अलाउड। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, ना कंपनी कैनॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द आउटसाइड। बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि भाई अगर ऑब्जेक्ट में लिख दिया है कि कंपनी, मैंने आपको बताया ना मेरे केस के अंदर कि मैं अगर मार्कर बना रहा हूं, ठीक है ना, तो मार्कर बनाया तो मुझे मार्कर ही बनाना है, मुझे मार्कर्स ही बनाना है, मुझे मार्कर्स के अलावा और कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में वही लिखा हुआ है। हाँ, पर अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करके मार्कर के साथ साथ में बोलूंगा मैं डस्टर भी बना रहा हूं, मैं व्हाइट बोर्ड भी बना रहा हूं, ठीक है ना, और मैं और भी स्टेशनरी जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मैं सब काम कर सकता हूं, पर मुझे मेंशन करना होगा। क्या करना होगा? मेंशन, यानी कि बताना होगा।
इट कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज इंडिकेटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेसिफाइड क्लॉज। समझ में आ रहा है? कोई जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा है उसके ऊपर जाके कुछ कर सकते हैं नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, अच्छा जो भी एक्ट, मैंने बता दिया था, जो भी एक्ट एमओए के बियॉन्ड लिखा रहेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है ना? अल्ट्रा वायरस बोलेंगे, विल बी वॉइड एंड नो हैव नो लीगल वैलिडिटी। अब वही टॉपिक आ रहा है उसके अंदर ही कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है। लेट्स सी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है, अभी फटाफट समझना इसका क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा स्टार्ट मार्क भी करना, ठीक है ना? ये अलग से भी क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं। अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड एंड वर्ड का मतलब है, एंड वर्ड वायरस का मतलब है पावर, ठीक है ना? तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हो गया बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम। इसको सिंपल में मैंने बताया आपको अभी कि अगर आपके एमओए में जो चीज लिखी हुई है आप उसके बाहर जाके कुछ काम कर रहे हो, उसके अलग कुछ जाके काम कर रहे हो, तो वो काम आपका इलीगल माना जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना? द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस स्टेट दैट एनी एक्टिविटी done by a company which is beyond the power of the company will be null and void, legally ineffective even if all the members agree to such act। समझ में आ रहा है? आपके अगर बुक में लिखा हुआ ही नहीं कि आपको ये काम करना है, ठीक है ना, आपको ये काम नहीं करना है, तो आपने फिर भी वो काम किया, तो फिर आपका वो काम क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना आपको, मार्कर का एग्जांपल दिया, मार्कर का ही लिखा हुआ है और मैं मार्कर को छोड़ के मैं डस्टर बना रहा हूँ, बोर्ड बना रहा हूँ, तो मैं डस्टर बना के मैं अगर किसी टाई अप कर रहा हूँ या किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जो काम रहेगा, कल को उठ के मेरे साथ में कुछ फ्रॉड होता है तो वो उसमें कोई केस में कोर्ट में सुनवाई वगैरह होने वाली नहीं है। क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई आपके एमओए में क्या लिखा था? एमओए में लिखा था सिर्फ और सिर्फ मार्कर बनाने का लिखा हुआ था, तो आप अलग ही क्यों बनाते जा रहे हो, आप अलग जाते जा रहे हो, तो इट विल बी नॉट अलाउड। आई होप कि क्लियर है, ठीक है ना? चलो, कंपनी थर्ड, कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी ऑब्जेक्ट एक्टिविटी नॉट स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है उसके अलावा कुछ ले सकते हैं नहीं है। इसका इफेक्ट क्या रहेगा? इफेक्ट समझना क्या है? इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन। अगर अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन होता है तो जो भी कंपनी ने जिसके साथ भी केस किया हुआ है, जिसके साथ भी काम किया हुआ है, वो सब काम को इनवैलिड, इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? द एक्ट which are ultra virus are considered null and void। null मतलब no effect, ठीक है ना? null and void मतलब एकदम no effect हो गया, ill effect हो गया, मतलब क्या? एकदम no effect हो गया। the company cannot sue मतलब केस फाइल नहीं कर सकते। anybody nor can be third party file the case। कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी ना किसी के ऊपर केस कर सकती है, ना कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है अल्ट्रा वायरस के अंदर। मैंने बताया ना आपको अभी कि अभी अगर मैंने किसी टाई अप किया तो किसी ने मेरे पर केस कर दिया, समझो मेरा पेमेंट अटक गया, तो मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई आपने क्या बोला था, आपका सिर्फ काम था मार्कर बनाने का, आप मार्कर को छोड़ के आप डस्टर बना रहे हो, वाइट पर बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो और उस पर डील कर रहे हो, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो, नेक्स्ट इफेक्ट बता रहे हैं, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन गेट इंजंक्शन, ठीक है ना? इंजंक्शन मतलब सपोर्ट, रिलीफ बोल सकते हैं, इंजंक्शन मतलब रिलीफ, इन ऑर्डर टू यहाँ पे स्टॉप द एक्ट फ्रॉम द कोर्ट टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी अल्ट्रा वायरस। अच्छा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन गेट इन, कोर्ट से आदेश आ जाएगा, कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि भाई आपको अभी आपने जो भी एक्ट किया वो ठीक है, इसके बाद फिर से आपको कोई ऐसा एक्ट करना नहीं है, ठीक है ना? इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप द एक्ट, कोई काम को रोकना। थर्ड इफेक्ट होगा, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर पर्सनली लाइबल फॉर अल्ट्रा वायरस ऑफ द एक्ट। जो भी कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे वो पर्सनली क्या होंगे? लाइबल होंगे, ठीक है? चलो, पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? पर्पस क्या है? किसका पर्पस क्या है? देखते हैं, आप समझते हैं। पर्पस ये है कि अल्ट्रा वायरस का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। कौन से लोग? स्टेक होल्डर जब मैं बात कर रहा हूं बच्चा, तो उसमें सब आ जाएगा, शेयर होल्डर्स आ जाएगा, डायरेक्टर अपना क्रेडिटर्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर आ जाएंगे, इन सबको बचाना है, ठीक है ना? कंपनी में जितने भी लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, कंपनी में जितने भी लोग क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, इन शॉर्ट उन लोगों को बचाना है, कि उनका पैसा फालतू में या फिजूल वेस्ट जाना नहीं चाहिए। The stakeholders have a right to ensure that the company uses their money for the object mentioned in the, देखा समझ में आ रहा है? स्टेक होल्डर्स को मतलब स्टेक होल्डर मतलब ये सब लोग, इन सबको पूरा राइट है कि भाई जो भी पैसा उन्होंने सबमिट किया या जमा किया कंपनी के अंदर, वो पैसे का अच्छी तरह से उपयोग हो और उनको रिटर्न टाइम पे टाइम मिले। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये सोच के करेगा कि भाई मुझे डिविडेंड मिलेगा, समझ में आ रहा है? मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, वही वाली बात हो रही है।
समझ में आ रहा है? अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं क्या हम लोग? यहां पे लिखा हुआ है कंपनी में चेंज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज हैज एंड व्हेन, कभी भी जो है उसको लगेगा तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना, पर कभी क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि चौथा वाला लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मतलब क्या, कंपनी कितना शेयर, कितना लोन, कितना ले सकता है, उधार कितना ले सकता है, एवरीवन समझ में आ रहा है? दिस क्लॉज स्टेट दैट द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ कंपनी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड। बताया था मैंने आपको, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, ठीक है ना, उतने तक ही शेयर कंपनी ले सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, ठीक है ना, और किसी ने फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, 5 रुपया पे कर दिया, ठीक है ना, तो बचा कितना 5 रुपया, तो 5 रुपया पेड बोलेंगे और 5 रुपया क्या है, अनपेड हो गया। तो कंपनी जब भी पैसा मांगेगी तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये 5 रुपया ही मांग सकती है, 5 रुपये के बियॉन्ड नहीं मांग सकती। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या है, कंपनी के जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है ना, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एक गारंटर होता है जो पूरी जिम्मेदारी लेता है। जैसे बैंक में जाते हैं हम लोग लोन लेने के लिए, राइट, तो लोन लेने वाला अंक सामने वाला जो बंदा क्या बोलेगा, भाई आप गारंटर को लाए हो किसी को, तो हम लोग बोलेंगे हाँ मेरे XYZ दोस्त को लाया हूँ। कल को उठ के अगर मैंने लोन चुकाया नहीं तो बैंक वाला मेरे दोस्त का गला पकड़ेगा कि भाई पैसा दे, तू गारंटर बना था। वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी गारंटेड बाय लिमिटेड बाय गारंटी। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मतलब क्या, जितना भी चाहे कंपनी पैसा मांग सकती है। ये 3 टाइप की कंपनी है। जैसे ये कैसे बताया ना मैंने आपको, 5 रुपये अनपेड था तो 5 रुपये तक ही मांग सकती थी, पर ये केस में अगर मैं अनलिमिटेड के केस में बोलूँ, 5 रुपये की जगह पे कंपनी 5 रुपया क्या 10-20 रुपया कितना ही मांग सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 टाइप थे। अल्ट्रेशन हो सकता है क्या इसके अंदर, अल्ट्रेशन भी हो सकता है ऑब्वियसली। अल्ट्रेशन होगा तो कैसे होगा, फटाफट देख लो। देयर रूल्स मेड दैट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन नहीं हो सकता, डज नॉट कंटेन एनी रूल्स रिगार्डिंग अल्ट्रेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। अल्ट्रेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? लीगली स्पीकिंग रिलेशन बिटवीन मेंबर एंड कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, हेंस इफ एनी चेंज इज मेड इन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इट हैज विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर। मतलब अगर किसी नॉर्मल केस में चेंज होगा नहीं, अल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, पर अगर फिर भी चेंज करना है तो मेंबर का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज पे हम लोग आते हैं जो कि अपना कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आओ समझते हैं। दिस क्लॉज स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, दिस कैपिटल इज हैंस कॉल्ड रजिस्टर कैपिटल। मतलब क्या, दिस क्लॉज स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द कंपनी, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो वो टाइम पे, वो मौजूदा टाइम पे कितना कंपनी के पास पैसे थे, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं बेसिकली ऑथोराइज कैपिटल। समझ में आ रहा है? दिस कैपिटल हैंस कॉल्ड रजिस्टर कैपिटल, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज, हैंस इट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। मतलब क्या, ऐसे समझो इसको ये वाले पॉइंट को ऐसे समझो कि कंपनी अपने आजीवन भर इतने ही अमाउंट का शेयर कैपिटल जो है बेच सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि भाई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की बात हो रही है, तो 10 लाख क्या हुआ, रजिस्टर्ड के टाइम पे आरओसी ने क्या बोला, हाँ भाई आपका क्या हो गया, ये ऑथोराइज कैपिटल हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये ऑथोराइज कैपिटल हो गया। मतलब क्या, कंपनी 10 लाख से ऊपर 1 रुपए का शेयर भी बेच सकती नहीं है। 10 लाख क्या हो गया, उसको मैक्सिमम जो है ऑथोराइज मतलब पावर दे दिया, इसके ऊपर वो बेच सकती नहीं है। बट अगर इनकेस फ्यूचर में इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो वहां पे वो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे नीचे बढ़ाना है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो यहाँ तक ही खाली इसको मार्क करना है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते, देखो इस पे द आर्टिकल, अगर कैपिटल क्लॉज को बढ़ाना है तो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑथोराइज द अल्ट्रेशन इन द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज इज अल्टर फॉर रीजन लाइक इंक्रीजिंग, मेरे को 10 लाख से बढ़ाना है अपना लिमिट, 15 लाख 20 लाख 50 लाख करना है, ठीक है ना, बाय इशूइंग न्यू शेयर कन्वर्ट फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक। समझ में आ रहा है? कैपिटल क्लॉज इज अल्टर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब 50% वाला, 2 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और एक स्पेशल, तो ये 50% की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो, और लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है, जब अपना क्या आ रहा है, ये
आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्लॉज को अल्टर, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता क्या है? सब्सक्रिप्शन मतलब वो सब्सक्राइबर लोग, जो 7 लोग थे ना, मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड, जो 7 लोग थे इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 लोग थे इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 लोग थे उसमें ओपीसी कंपनी में, वही वाली बात हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द लास्ट क्लॉज MOA, इट इज अ प्लेस एट द एंड, दिस इज कॉल्ड द सब्सक्राइबर ऑफ द MOA मेक अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट, जितने भी वो 7 लोग थे ना, उन लोग डिक्लेरेशन करेंगे कि भाई हम लोगों ने कंपनी में जो शेयर लिया है वो अपने होशो आवाज में लिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है, ठीक है ना, सिंपल है। और ऐसा वाला क्लॉज कभी भी अल्टर नहीं हो सकता, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी लाइफ में अल्टर हो सकता नहीं है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी MOA मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7, बताया था मैंने आपको, वो 7 लोग। प्राइवेट केस के अंदर 2 सब्सक्राइबर, और 1 पर्सन के अंदर कितने हो गए? 1 पर्सन के अंदर 1 पर्सन। इस सब्सक्राइबर हैज टू पुट हिज एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ जो है, नाम पता सब कुछ देना पड़ेगा, और ये वाला क्लॉज कभी भी अल्टर हो सकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने आज ये 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक में से एक टॉपिक कर लिया है जो कि है MOA के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे तब AOA के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली किसी लेक्चर में।